हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 34 यानी 34 पर। पेज नंबर 34 पर हमें दिया गया है हमारा अध्याय 9 जिसका नाम है औषधीय पौधे एवं खाने योग्य पौधे। तो पाठ के नाम से ही जैसे हमें समझ आ रहा है, औषधीय यानी दवाई बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेड़ या पौधे, और खाने योग्य पौधे यानी ऐसे पौधे जिन्हें हम खा सकते हैं। तो आप अपने आसपास काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखते हैं। आप हमारे स्कूल में भी अनेक प्रकार के पौधे देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो पौधे हम देखते हैं उनमें से कौन से पौधे औषधीय हैं और कौन से पौधे हमारे खाने योग्य हैं, यानी कौन से पौधों का इस्तेमाल दवाई आदि बनाने के लिए किया जाता है और किस पौधे का इस्तेमाल हमारे भोजन के रूप में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में पौधों को खाद्य पदार्थ तथा औषधि अर्थात दवा के रूप में लेने की प्राचीन काल से परंपरा रही है। खाने के रूप में पौधे पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। हम अनाज, दाल, तेल के अलावा मसालों के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। यानी हमें इसमें बताया गया है कि जो हमारा देश है भारत, उसमें पौधों को खाद्य पदार्थ यानी खाने के साथ साथ औषधि यानी दवाई बनाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और यह परंपरा काफ़ी प्राचीन यानी पुराने समय से भारत में चलती आ रही है, जिसे आप सुनते हैं आयुर्वेदा के नाम से। पुराने समय में जब डॉक्टर नहीं होते थे तो उस समय पर व्यक्ति जड़ी बूटियों के द्वारा ही एक दूसरे का इलाज करते थे और उसे ही हम आयुर्वेदिक चिकित्सा कहते हैं, जो आज के समय में भी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। साथ ही हमें बताया गया है कि पौधे हमें खाने के रूप में पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इन्हें हम अनाज, दाल, तेल के अलावा मसालों के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसे हम गेहूं खाते हैं, वह एक प्रकार का अनाज है, दाल एक प्रकार का अनाज है। ऐसे ही हम सरसों की खेती करते हैं, जिससे सरसों का साग बनाया जाता है और उसके पकने के बाद उसके बीज का तेल बनाया जाता है, जिसका हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ पौधे जैसे अदरक, हल्दी आदि हम अपने आसपास देखते हैं, जिनका इस्तेमाल हम मसालों के रूप में करते हैं, जिससे हमारा भोजन और भी अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। तो अब हम नीचे देखते हैं, हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इन्हें पहचानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चित्र है गेहूं, दूसरा चित्र है मक्का, जिसे आप कुकड़ी के नाम से या भुट्टे के नाम से भी जानते हैं। तीसरा चित्र है चावल यानी धान। चौथा चित्र है बाजरा। तो हमने यहाँ पर 4 चित्र देखे। तो अब देखते हैं हमें इस पेज पर क्या एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ बादल में लिखा गया है कुछ करने को। तो आइए पता लगाते हैं हमें क्या कार्य करना है। निम्नलिखित की पहचान कीजिए, यानी नीचे दिए गए चित्रों की पहचान कीजिए। तो हमने इन सभी चित्रों की पहचान अभी कर ली है। फिर नंबर 1 पर हमें लिखकर बताया गया है अनाज प्रदान करने वाले पौधे, यानी नीचे हमें जो चित्र दिखाए गए हैं यह सभी हमें अनाज प्रदान करने वाले पौधों के चित्र दिखाए गए हैं।
जिनके नाम हमने अभी जाने, गेहूँ, मक्का, चावल यानी धान, बाजरा। अब हमें नीचे कुछ और बातें बताई गई है तो इन्हें भी जानते हैं। का पर लिखा गया है गर्मी व बरसात में उगने वाले पौधे जैसे धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। यानी यह पौधे हमें गर्मी और बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो दोबारा पढ़ते हैं। पौधे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो जो पौधे गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं उन्हें हम खरीफ की फसल भी कहते हैं, जो आप आगे जाकर 6ठी या 8वीं कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे कि खरीफ की फसल यानी जो गर्मी व बरसात में उगाई जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। अब नीचे दिया गया है ख नंबर का पॉइंट, जाड़े यानी ठंड में उगने वाले पौधे जैसे गेहूँ, धान, चावल, जौ। यानी जो फसलें या जो अनाज हम सर्दियों में उगाते हैं उसे हम कहते हैं रबी की फसल, जैसे गेहूँ, धान, चावल, जौ। तो आप याद रखेंगे गर्मी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, सर्दी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, और गर्मी की फसलों को खरीफ की फसल तथा सर्दी की फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको यह पेज समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3535 यानी 35 पर। पेज नंबर 35 पर हमें ऊपर दिया गया है पॉइंट 2। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भोजन शाक के रूप में खाए जाने वाले पौधे जैसे चना, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ का चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। तो अब हमें इस 2 पॉइंट में बताया गया है कि ऐसा भोजन जो शाक के रूप में खाया जाता है, जैसे आप अपने आसपास देखते हैं काफ़ी ऐसे पौधे होते हैं जिनकी आपकी मम्मी सब्जी बनाती है। जैसे सरसों का साग आप सभी ने सुना होगा, तो यहाँ पर साग का ही दूसरा नाम दिया गया है। तो यानी हमें समझ आया ऐसे पौधे जिन्हें हम शाक के रूप में यानी शाकाहारी पौधे जिन्हें हम साग बनाकर या सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चना, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ आदि। ये सभी पौधे हमारे शाक के रूप में बनाकर खाए जाते हैं। तो अब हमें कहा गया है कि नीचे हमें इनमें से किन्हीं भी 4 पौधों का चित्र बनाना है या आप चित्र को चिपका भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर या तो दुकान से पोस्टर लाकर कट कर चिपका सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इन सभी पौधों का चित्र बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए चने के शाक का चित्र चिपका दिया है और साथ ही ऊपर उसका नाम भी लिख दिया है कि यह कौन सा शाक है। तो मैंने यहाँ चने के शाक का चित्र चिपकाया और साथ ही लिखा चने का शाक। ऐसे ही दूसरे नंबर पर मेथी का शाक, तीसरे नंबर पर धनिया, चौथे नंबर पर पालक। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट तोड़ कर लाते हैं और सीधा तोड़ कर लाने के बाद इनको अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और इनकी सब्जी यानी शाक बनाकर खा लेते हैं, या हम इनकी अलग अलग प्रकार की रोटी भी बना सकते हैं और भी काफ़ी व्यंजन, कोथिंबीर वड़ी आदि हमें इनके बनाकर खाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3636 यानी 36 पर। तो पेज नंबर 36 पर हमें
कुछ और चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब इनके बारे में भी जानते हैं। तो अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें लिखा गया है तेल प्रदान करने वाले पौधे। यानी अब हम ऐसे पौधों के बारे में जानने वाले हैं जो हमें तेल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा सरसों और नारियल। तो बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले नंबर पर लिखा गया है सरसों, दूसरे नंबर पर लिखा गया है सूरजमुखी, तीसरे नंबर पर तिल, चौथे नंबर पर मूंगफली, पांचवें नंबर पर सोयाबीन, छठे नंबर पर नारियल। तो हमने यहाँ पर देखा सरसों, मैंने अभी बताया था हम सरसों को उगाते हैं, जब वह पक जाती है तो उसके बीज को ले जाकर हम मशीन में पिसवाते हैं, जिसका हम तेल बनाते हैं। फिर उस तेल का इस्तेमाल हम भोजन पकाने के लिए करते हैं। ऐसे ही सूरजमुखी के फूल में जो बीज आते हैं उनसे भी तेल बनाया जाता है, तिल का तेल बनाया जाता है, मूंगफली का तेल बनाया जाता है, साथ ही सोयाबीन और नारियल का भी तेल बनाया जाता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो हमें तेल प्रदान करते हैं। ये डायरेक्ट तेल हमें नहीं देते हैं, हम इन्हें उगाते हैं, फिर इनके पकने के बाद हम इनके बीज को पिसवा कर तेल बनाते हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास देखते हैं और भी हमें काफ़ी सारे पौधे अपने आसपास ऐसे मिल जाएंगे जिनका हम तेल बनाते हैं। जैसे एक आता है अरंडी का पेड़, जो देखने में काफ़ी कांटेदार झाड़ी की तरह होता है, लेकिन हम उसका तेल बनाते हैं और उसका इस्तेमाल हमारी हड्डियों के दर्द या जोड़ों के दर्द के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें तिल के पौधे का चित्र दिखाया गया है, दूसरी तरफ मूंगफली के पौधे का चित्र दिखाया गया है। तो इसमें आप एक और बात देखिए, मूंगफली जो है ज़मीन के नीचे उगती है और तिल जो है ज़मीन के ऊपर उगता है। यानी इसमें दो बातें सामने आती है। एक पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर उगते हैं और दूसरे प्रकार के पौधे जो ज़मीन के बाहर उगते हैं। तो इससे एक और बात जानिए, जो पौधे ज़मीन के अंदर उगते हैं उन्हें हम जड़ वाले पौधे कहते हैं, क्योंकि हम उनकी जड़ को खाते हैं। जैसे मूंगफली ज़मीन के अंदर उगती है तो हम मूंगफली को खाते हैं, तो वह जड़ मानी जाती है। ऐसे ही अगर हम पालक की बात करें तो पालक ज़मीन के बाहर उगता है और हम पालक को खाते हैं, तो वह जड़ वाली सब्जी नहीं कहलाती है। सभी पौधों को उगाने पर उनकी जड़ आती है, लेकिन हम किसी के तने वाले हिस्से को खाते हैं तो किसी के जड़ वाले भाग को खाते हैं। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इसमें हमें दिखाया गया है दाल प्रदान करने वाले पौधे। तो अब हम दाल के बारे में जानते हैं। दाल तो आप सभी ने एक ना एक बार ज़रूर खाई होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पर रोज़ाना दाल बनाई जाती होगी। तो यहाँ पर दिया गया है मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर। तो ये देखिए 5 तरह की दालों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनके पौधे को हम इनके नाम से ही जानते हैं। दाल प्रदान करने वाले पौधे इनके अलावा भी होते हैं, जैसे आप जानेंगे तो तूर की दाल एक हम सुनते हैं, ऐसे ही हम एक काली दाल सुनते हैं और भी काफ़ी दालें हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमें एक तरफ चने की दाल का चित्र दिखाया गया है जो कि ज़मीन के बाहर उगती है। चने के पत्तों का शाक बनाया जाता है, जो अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में चित्र चिपकाए थे वहाँ पर समझा। और जब चना पक जाता है तो उसकी सब्जी बनाई जाती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही मूंग दाल दिखाई गई है, जिसकी हमें अलग अलग फलियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 5, यानी पॉइंट नंबर 5,
औषधीय पौधे, यानी जो हमारे पाठ का नाम भी था, औषधीय पौधे यानी जो दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तुलसी, गिलोय, अजवाइन, मुलेठी, दालचीनी। तो ये कुछ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल हम औषधि यानी दवाई बनाने के लिए करते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, ये सभी पौधे हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। जैसे तुलसी सभी के घर पर पाई जाती है। जब भी कोई बीमार होता है, किसी को सर्दी खांसी होती है, तो आपके घर के बड़ों को आपने कहते हुए सुना होगा कि चलो तुलसी की चाय पिला दो या तुलसी का काढ़ा बनाकर पिला दो, यह ठीक हो जाएगा। तो वह क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि तुलसी एक औषधीय पौधा है और वह दवाई की तरह काम करता है। ऐसे ही गिलोय जो है वह बुखार में काफ़ी अधिक मददगार होती है। ऐसे ही अजवाइन जो है, मुलेठी जो है, यह सभी पेट में अगर गैस बन जाती है तो हमारे काम आती है और भी काफ़ी बीमारियों में यह काम आती है। साथ ही दालचीनी दिखाई गई है जो हमारे हाजमे के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हमें यहाँ पर सामने ही तुलसी के पौधे का चित्र दिखाया गया है, गिलोय का चित्र दिखाया गया है और मुलेठी का चित्र दिखाया गया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 3737 यानी 37 पर। तो इस पर हमें कुछ और औषधीय पौधों के चित्र दिखाए गए हैं, तो आइए इन्हें भी जानते हैं। पहला चित्र है इसबगोल, दूसरा चित्र है सतावर, तीसरा चित्र है अशोक, चौथा चित्र है सर्पगंधा, पांचवा चित्र है मूसली, छठा चित्र है गूगल, सातवां चित्र है अश्वगंधा, आठवां चित्र है पीपर और नौवां चित्र है एलोवेरा। तो इसमें से आप अशोक, मूसली, गूगल, एलोवेरा के बारे में जानते होंगे, क्योंकि एलोवेरा तो आप काफ़ी बार अपने स्कूल से तोड़कर भी लेकर जाते हैं। एलोवेरा हमारी त्वचा के लिए, हमारे पाचन के लिए, हमारे शरीर की नसों को साफ करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। साथ ही इसका और भी अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हर पौधे का कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। तो अब हम नीचे आते हैं। नीचे हमें कहा गया है परिवार में बातचीत करें कि किस बीमारी को ठीक करने हेतु कौन कौन से पौधों का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें एक तरफ रोग यानी बीमारी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पौधे का नाम हेडिंग देकर नीचे की तालिका को खाली छोड़ दिया गया है। तो अब आपसे कहा गया है कि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करनी है और उन्हें दी गई बीमारियों का नाम बताना है। फिर वह आपको बताएंगे कि इन बीमारियों के इलाज के लिए वह अपने घर पर कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाते हैं या कौन से पौधों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप उन पौधों का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने अभी बताया भी था, पेट में गैस बनने पर हम अजवाइन, हींग या पुदीना, सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। गला खराब होने पर हम मुलेठी, तुलसी या अदरक का इस्तेमाल करते हैं। बुखार होने पर गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। ज़ुकाम होने पर तुलसी की चाय या अदरक वाली चाय और गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने सभी बीमारियों के सामने उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों के नाम लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रयास करेंगे कि आप अपने घर के सदस्यों से पता करके ही पौधों का नाम लिखें। पहला है पेट में गैस, यानी जब आपके पेट में गैस बन जाती है तो हम अजवाइन, हींग, सौंफ
या पुदीना के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। गला खराब होने पर मुलैठी, तुलसी, अदरक का इस्तेमाल करते हैं। बुखार होने पर गिलोय, तुलसी, नीम, काल मेघ का इस्तेमाल करते हैं। ज़ुकाम होने पर तुलसी, अदरक या गिलोय के पौधे का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक और औषधीय पौधों का शैक्षिक चार्ट बनाकर आपके लिए लगाया है, जिसमें लिखा है, देखिए यहाँ पर तुलसी के पौधे का चित्र दिखाया गया है। साथ ही लिखा गया है कि यह तुलसी का पौधा है। फिर बताया गया है कि यह पौधा सर्दी, खांसी और गले के दर्द में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रक्त को शुद्ध करता है, यानी हमारे खून को साफ करता है। फिर हमें एलोवेरा का चित्र दिखाया गया है और उसका नाम भी लिखा गया है। फिर बताया गया है त्वचा की देखभाल और घावों को भरने के लिए यह काफ़ी अच्छा होता है और पाचन में सुधार करता है। तीसरा पौधा है हमारे पास नीम। तो यहाँ पर नीम के सामने लेना गलत लिखा गया है, यह है नीम। यह संक्रमण और त्वचा के रोगों का इलाज करता है, रक्त शुद्धि में सहायक है, यानी खून को साफ करता है। फिर है अश्वगंधा। अश्वगंधा तनाव कम करता है और ताकत बढ़ाता है, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, यानी आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। उसके बाद है हल्दी। तो हल्दी तो आप सभी के घर पर होती है। तो हल्दी सूजन को कम करती है और घावों को भरती है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इस तरीके से और भी अन्य पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 38 यानी 38 पर। तो अब हमें पेज नंबर 38 पर दिया गया है अभ्यास कार्य, यानी अब हमने पाठ तो पढ़ लिया है, अब हमें पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो अभ्यास कार्य में हमें दिए गए हैं। तो अब हमें उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनका शाक बनाकर या साग बनाकर खाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था चना, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, चौलाई आदि। इन सभी पौधों का साग बनाकर खाने में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी के नाम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न आता है, अनाज प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, जई, राई। ये सभी पौधे हमें अनाज प्रदान करते हैं। तो इन सभी का नाम आप प्रश्न 2 के उत्तर में लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 3, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनकी जड़ें खाने के काम आती है। तो मैंने आपको बताया था कुछ पौधे ज़मीन के अंदर उगते हैं, कुछ ज़मीन के बाहर उगते हैं। किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, किसी पौधे का हम तना खाते हैं। तो हमें यहाँ पर जड़ वाले पौधों के नाम बताने हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो इसमें आ जाएगा गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, शकरकंद, हल्दी, अदरक आदि। उसके बाद प्रश्न 4 आता है, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने खाने के काम आते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा गन्ना, अदरक, अरबी, आलू, हल्दी, प्याज, लहसुन, शतावरी, ब्रोकली या बांस के पेड़ के अंकुर।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 5। कुछ पौधों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो अभी हमने लास्ट पॉइंट नंबर 5 में पढ़े औषधीय पौधे, तो आप उनमें से किसी भी पौधे का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा आदि। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सुंदर तरीके से लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक लेंगे और वीडियो को रोकने के बाद यहाँ से देखकर सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सुंदर तरीके से अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनका साग बनाकर खाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमने लाल रंग से उत्तर लिखा, चना, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, चौलाई। प्रश्न 2, अनाज प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो हमने उत्तर लिखा, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, जई, राई। प्रश्न 3, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनकी जड़ें खाने के काम आती है। तो हमने उत्तर लिखा, गाजर, मूली, शलगम, हल्दी, चुकंदर, अदरक, शकरकंद। प्रश्न 4, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने खाने के काम आते हैं। तो हमने उत्तर लिखा, गन्ना, अदरक, अरबी, आलू, हल्दी, लहसुन, शतावरी, ब्रोकली। प्रश्न 5, कुछ पौधों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, उनका नाम लिखिए। तो हमने नाम लिखा, तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय, दालचीनी, शतावर, अशोक, गूगल, मूसली, सर्पगंधा। तो आप यहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 39 यानी 39 पर। इस पर हमें काफ़ी चित्र दिखाई दे रहे हैं और जो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं आप सभी इनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं और आप सभी ने इन चित्रों को ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे नंबर 1 पर है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, नंबर 2 पर है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल, नंबर 3 पर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, नंबर 4 पर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा, नंबर 5 पर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक चिन्ह, नंबर 6 पर हमें दिया गया है राष्ट्रीय जल जीव यानी डॉल्फिन। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऐसे ही एक और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और साथ ही एक और बात जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि हॉकी है। तो ये 9 चीज़ें आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने भारत के कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर ये सभी जानकारी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया,
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो आप यह सभी जानकारी यहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इसी के साथ अब हमारा अध्याय 9 यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, ताकि वह भी घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।